प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब करी है मैंने। यूएस एमएनसी में भी मैं बहुत अच्छे लेवल तक भगवान ने मेरे को कृपा करके पहुंचाया था। देखिए, मैं कभी भी नकारात्मक सोच में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा उस अकाल पुरख वाहिगुरु पे यकीन करता हूँ। इसको एक्चुअल में ज़रूरत है उस तक वो सेवा नहीं पहुँच पाती। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी इज्जत बढ़ती है, पर अगर आप कोई नेगेटिव काम करते हो तो उसमें आपकी इज्जत घटती भी है और लोग आपको सवाल भी करते हैं। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही, सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। खास शख्सियत में, खास मुलाकात में आज आपको एक खास युवा नेता से मिलाते हैं, जिन्हें लोग रमनजोत सिंह मीता उफ प्रिंस, प्यार से प्रिंस भी कहते हैं। वो कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, सच्चाई के रास्ते पे चले और युवाओं को लेकर वो क्या प्रेरणा रखते हैं और आगे अपने जीवन में क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बना रहे, आइए रूबरू करते हैं रमनजोत सिंह मीता उफ प्रिंस, जिन्हें प्यार से प्रिंस भी कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय सच की रफ्तार के माध्यम से दीजिए। मेरा नाम रमनजोत सिंह मीता, प्यार से बचपन से जो घर वालों ने छोटा नाम रखा था वो प्रिंस है, जिससे मेरे को मेरे घर के वहाँ सब लोग जानते हैं। और पिछले जो 2021 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर बनी हुई है, दिल्ली के जितने भी ऐतिहासिक और जितने भी सिंह सभा गुरुद्वारा साहिबान हैं उनकी टेक केयर करने के लिए ये 1971 के पार्लियामेंट्री एक्ट में बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जितने चुनाव हुए हैं उनमें सबसे छोटी उम्र का प्रत्याशी मैं रहा हूं, और आज तक का सबसे छोटा डीएसजीएमसी में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में अगर आज की डेट में सबसे कोई छोटी उम्र का मेंबर आज तक चुन के आया है 1971 से, तो वो सेवा मुझे ही संगत ने दी है। मेरे इलाके की संगत ने मुझ पे विश्वास दिखाया। मुझसे पहले उत्तम नगर इलाके से ही मेरे जो आदरणीय मामा जी हैं गुरमीत सिंह मीता जी, वो इस सेवा को 20 साल से बहुत अच्छे तरीके से निभा के गए हैं। उन्होंने ही मुझे इस चीज़ में आगे गाइड किया और मुझे इस तरफ आगे प्रेरित किया कि संगत की सेवा, अपनी देश की सेवा, कौम की सेवा करने की ओर अग्रसर करा। मतलब आपके मामा जी को राजनीति में आप गुरु मानते हैं? जी बिल्कुल, मेरे वैसे भी वो लाइफ के भी वो गॉड फादर हैं। मेरे फादर साहब जो मेरे को जानते हैं बचपन से, उनको पता है कि मेरे फादर साहब की डेथ 1.25 साल का जब मैं था तब हो गई थी। तो उसके बाद से मामा जी ने मेरी स्टडीज़ से लेकर आज तक का जितना भी मेरा ब्रॉटअप जो भी करा है उन्होंने ही करा है, और उन्होंने ही मेरी टेक केयर करी है। तभी मैं एज अ टोकन ऑफ लव अपने नाम के पीछे जब मीता ऐड करा तो वो उन्हीं की रिस्पेक्ट में करा कि उनका नाम मैं चाहता था कि मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ। अच्छा, मामा जी ने राजनीति ही क्यों चुनी और कोई विकल्प नहीं था? आपने सोचा कि राजनीति में ही आना है, कोई पहले से मन से बना रखा था कि मुझे आगे जाके ये बनना है, या ये इत्तेफाक हुआ, या कुछ प्री प्लान था? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था राजन भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मामा जी ने भी कभी ये नहीं सोचा था। तो अपना जो बिज़नेस करते हैं वो करते हैं, वो आज भी जारी है। मैं भी अपना जो पहले जॉब करी 8 साल प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब करी है मैंने। यूएस एमएनसी में भी मैं बहुत अच्छे लेवल तक भगवान ने मेरे को कृपा करके पहुंचाया था, तो अपनी मेहनत करी। बट उसके अलावा जब मामा जी जो थे वो पिछले लंबे समय थे, ये इसको हम राजनीतिक तौर पर नहीं देखते। ये जो चुनाव होता है ये एक तरह से संगत की, जो हमारी सिख संगत है उनकी सेवा के लिए होता है, मानवता की सेवा के लिए होता है। इसमें कोई हमें जैसे एमएलएज में, एमपीज में तनख्वाह दी जाती है, पेंशन दी जाती है, बेनिफिट्स दी जाते हैं, ऐसा हमारे में कुछ नहीं है। हम तो आने वाले समय में हो सकता है आप विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए, मैं कभी भी नकारात्मक सोच में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा उस अकाल पुरख वाहिगुरु पे यकीन करता हूँ। जब मैंने अपनी चुनाव भी लड़ी थी तब भी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मामा जी ने जब इस चीज़ से हटकर अपने परिवार को समय देने के लिए सोचा, तो उसके बाद मैंने अपना उनको बोला कि जी मैं अब यूथ पॉलिटिक्स में, क्योंकि उन्हीं के साथ जाता था, उन्हीं के साथ देख देख कर ये सब कुछ सीखा। यूथ पॉलिटिक्स में उन्होंने मेरे को
मैं 8 साल दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी रहा था यूथ का, तो मैंने उनको और मेरे जो आज के राजनीतिक गुरु जो उनके बाद जो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, उनको देख देख कर प्रेरणा मिलती है कि जी ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जिनको आज की डेट में ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उस तक वो सेवा नहीं पहुंच पाती, और हमारे तो गुरुओं ने ही ये सिखाया है कि सर्वधर्म का हमें उपदेश दिया है और सर्वधर्म की सेवा करने का उन्होंने हमें शुरू से ही उपदेश दिया। तो उनके उपदेश पर चलना हमारा कर्तव्य भी है, और हमारे घर से भी और हमारे जो गुरु हैं उन्होंने भी यही सिखाया। जब आप चुनाव लड़े थे तो 7 प्रत्याशी थे और अब आप चुनाव जीत भी गए। पहली बार आप चुनाव लड़े और जीत गए। मैं आपके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी किया, पढ़ाई भी करी। आप एक मुख्य सवाल, चुनाव जीतने के बाद निजी जीवन में आपके क्या बदलाव आया? देखिए, निजी जीवन में बदलाव एज सच तो मैं नहीं बोलूँगा कोई आता है, क्योंकि परिवार के जो मेंबर हैं, निजी जीवन मैं उसको मानता हूँ जिसमें हमारे पारिवारिक मेंबर हैं। पारिवारिक मेंबरों के लिए तो हम आज भी वही हैं, उनके बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के लेकिन एक बदलाव तो आता है ना। बदलाव देखो सामाजिक तौर पर आता है। इसमें सामाजिक तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले होते हैं वो आपको एज अ गेस्ट बुलाते हैं, और सामाजिक जीवन में इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलता है लोगों में। आप अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी इज्जत बढ़ती है, पर अगर आप कोई नेगेटिव काम करते हो तो उसमें आपकी इज्जत घटती भी है और लोग आपको सवाल भी करते हैं। पर मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो लेगेसी मेरे को पीछे से मिली है मैं उसको आगे कंटिन्यू करूं और उसको आगे बढ़ाऊं, उसको कोई दाग ना लगाऊं। और ऐसी तरह से मैं कोशिश करता हूं अपने काम में भी, मेरे काम में भी ये चीज़ जो मेरे को जानते हैं उनको नज़र आती है कि आगे बढ़कर काम करता है और आगे बढ़कर इसको होता है कि हाँ नहीं, अगर ये कोई मेरे पास आया तो उसको मैं खाली हाथ ना भेजूं। एक पॉजिटिव सोच के साथ हम घर से निकलते हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया। सेवा आप सबसे बड़ा धर्म मानते हैं? जी बिल्कुल सर। हमारे सेवा जब आप इतना बड़ा धर्म मानते हैं तो इतनी कम उम्र में आप राजनीति में भी आ गए और सफलता भी हासिल करी, तो आपको गनमैन की क्या आवश्यकता पड़ गई? सर, गनमैन की आवश्यकता ऐसा होता है जब कोई कम उम्र में तरक्की करता है ना, तो उसकी मैं बोलता हूँ उसको सपोर्ट करने वालों की जितनी संख्या होती है उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा भी हो सकती है कुछ केसेस में, उसकी टांगे खींचने वालों की होती है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिछले साल मई में हमने देखा, एक पंजाब के बहुत सुप्रसिद्ध गायक थे सिद्धू मूसेवाला। उससे पहले एक भाई थे हमारे विक्की मिद्दू खेड़ा। मैं पर्सनली इन दोनों को ही नहीं जानता था, पर ये दोनों ही एक यूथ पॉलिटिक्स से रिलेटेड बंदे थे और इन दोनों का ही यूथ पॉलिटिक्स से लेना देना था। सिद्धू मूसेवाला ने एमएलए की चुनाव भी लड़ी, पर उन लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे अटैक हुए, ऐसे ऐसे उनको मारने की कोशिश करी। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई है उसके बाद ऐसे उसके इंटरव्यू सामने आए जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे घर तक डेटोनेटर देकर गए हैं, पगड़ी में लपेट के या किसी थैले में लपेट के मेरे घर तक डेटोनेटर देके गए हैं। तो सेम चीज़ मेरे को भी फेस करनी पड़ रही है। मैं ऐसे बोलूँ, इस चीज़ को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा इस बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब चीज़ें लीगलाइज्ड हो जाती हैं, जब चीज़ों के बारे में हमने कंप्लेंट्स दे रखी होती हैं, FIR कराई होती है, तो उन चीज़ों के बारे में हम इस बारे में कैमरा के ऊपर जानकारी नहीं दे सकते। पर हाँ, हमें भी धमकियां मिली हैं कि भाई ये हमसे आगे निकल जाएगा, या उनको कोई खतरा होता है जिन पॉलिटिशियंस को, वो दबाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें मानना पड़ेगा, ये समाज का कटु सत्य है। मतलब सुरक्षा कवच की जरूरत है। जी बिल्कुल सर। ऐसा होता है कि हम जब जिन परिवारों से जुड़े होते हैं, मेरी माता जी हैं जो, उनको इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि बेटा घर से जाता है, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ। उनको चिंता रहती है। मेरे मामा जी कई बार, एक बार शुरू में जब राजनीति में हम इस चीज़ में आगे बढ़े, इलेक्शन जीता, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं शाम को बाहर था, कहीं किसी फंक्शन पे था, 9-10 बजे का समय था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मेरे माता जी मुझे 9-9:30 बजे के आसपास एक बार फ़ोन करते हैं, खाने का पूछते हैं, सब पूछते हैं। तो उन्होंने मेरे को जब कॉल करने की कोशिश करी तो मेरा नंबर नहीं मिला। तो उन्होंने मामा जी को बोला कि भाई एक बार देख कहाँ पर है, तेरे को पता होगा कि भाई जहाँ बैठते हैं ऑफिस वगैरह में, जो हमारा राजनीतिक दफ्तर है या जहाँ से हम सेवाएं चलाते हैं वो उस दफ्तर से। तो मामा जी ने भी कोशिश करी कॉल करने की, बट बात नहीं हो पाई। मेरे ध्यान से निकल गया कि भाई, पर मैं घर की तरफ ही रहा था, इसलिए मैंने सोचा नहीं कि मैं किसी को कॉल करूं। तो उस समय पर मेरे घर में एक बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल बन गया था, क्योंकि उनको पता था कि भाई लोग ऐसे ऐसे धमकियां दे रहे हैं, जो अपने साथ के लोग हैं, जिनके साथ एक थाली में खाया है, जिनके साथ एक घर तो कहीं ना कहीं दोस्तों में, रिश्तेदारों में बदलाव आया है।
देखिए ये चीज़ तो है, इस चीज़ को तो मैं बोलूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों के साथ मैंने एक थाली में खाया है, जिन लोगों को मैंने अपना छोटा भाई बोला, एक दो ऐसे भी थे जिनको मैंने पॉलिटिकली भी बहुत सपोर्ट करा। आज की डेट में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी देख रहा हूँ, हमारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की इलेक्शंस भी होती हैं यूनियन की, मैं वो भी देख रहा हूँ। उन इलेक्शंस में हमने जिन लोगों को जिताया, जिन लोगों को हमने सपोर्ट करी, आज वही हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये इनकी डिग्निटी क्या है। मैं वो ये भूल जाते हैं, वो हमसे सवाल करते टाइम ये भूल जाते हैं कि भाई ये सवाल तुमने तब क्यों नहीं पूछे जब हमने तुम्हें उन सीटों पर बिठाया था, हमने तुम्हें वो चुनाव जिताए थे, तब ये सवाल तुमने हमसे क्यों नहीं पूछे कि हमारी डिग्निटी क्या है, या हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, या हमारी स्टडी क्या है। सब पता है उनको, और बहुत अच्छे से पता है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। कोई वो वाले नेताओं में से नहीं है, उन पॉलिटिशियंस में नहीं है हम जो बिल्कुल ही 10वीं फेल हों। हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, DU से, SOL से, जो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, आगे भी मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने जनता से लुका, क्योंकि जब आप पब्लिक डोमेन में होते हो आप कुछ छुपा नहीं सकते। मतलब बदलाव मानते कि बदलाव तो हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है जी, सामाजिक तौर पे तो जरूर। अभी आपने बात करी छात्र संघ चुनाव की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब आप काफी लंबे समय से सक्रिय थे तो उससे जुड़े विवाद भी कुछ सामने आते थे? जी बिल्कुल आते थे जी। जो जब तक तो हम उन लोगों को सपोर्ट करते रहे, जब तक हम उनको उनकी मनचाही जगहों पे बिठाते रहे, तब तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। तब तक तो जो हम राजनीति में देखते हैं आमतौर पर, तब तक तो हमारी आवभगत करते रहे। पर जब जिस दिन हमने उनको उनके गलत करने पे या उनके गलत स्टेप्स के ऊपर टोकना स्टार्ट करा, बोलना स्टार्ट करा कि नहीं भाई ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, क्योंकि हम उनसे जुड़े थे। पब्लिक डोमेन में क्या होता है, जब आप किसी के साथ जुड़े हो, आप किसी को सपोर्ट करते हो, तो अगर वो इंसान कोई गलती करता है तो आपका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है, बोला जाता है कि ये उसका बंदा है, या उसका भाई है, या उसका फलाना है, उसके साथ इसका रिश्ता है, ये आज की डेट में ये अगर गलत काम कर रहा तो उसने इसको प्रेरित किया होगा। पर ऐसा नहीं था, हमने उसको कई गलत कामों से जब रोका तो वही बातें होती हैं। फिर जो आप एक कमरे में बैठे होते, जब दो भाई समझ के बात करते हैं, तो उन चीज़ों का उन्होंने इशू बनाना स्टार्ट करा। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बात थी जो वो लोग कभी आज तक कोई प्रूव कर पाए। हाँ, हालांकि मेरे को मारने की धमकियाँ, जान से मारने की धमकियाँ उन्होंने ज़रूर दी हैं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मैंने पुलिस को दी हैं, कंप्लेंट करी है, जिसमें उन्होंने क्लियर बोला कि भाई हम तो इसको जैसे तैसे करके गिराएंगे, या मरेंगे या मारेंगे। मेरे साथ का जो भाई, जिसके ATM, डेबिट कार्ड, पिन तक मेरे उसके हाथ में होते थे, मेरा फ़ोन तक उसके हाथ में होता था, उस भाई को भी किसी ने भड़काया मेरे बारे में कि भाई ऐसा है वैसा है। तो उस भाई ने मेरे से क्लैरिटी करने की बजाय जो लोग मेरे को मारना चाह रहे हैं उनके साथ जाकर हाथ मिलाया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चुभती भी हैं, जिनको हमने भाई बोला, और आज भी हम उनको दिल से यही होता है कि यार भाई प्लीज़ ये चीज़ मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ गलत करते हो और हम पर अटैक करते हो तो हमें भी बचाव करना पड़ेगा। अच्छा, जब दो दोस्त होते हैं ना, जब वो दुश्मन बनते हैं तो बड़ी उनको एक दूसरे के राज बड़े मालूम होते हैं। जी बिल्कुल, राज बड़े मालूम होते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी ऐसा राज है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, या जो लोग मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट चलने वाला इंसान हूँ। मेरे को राजनीति, मैं सच बताऊँ, मेरे को राजनीति आज तक आई नहीं है। मैंने जब भी जिसके साथ करा है, जैसे करा है, वो दिल से करा है। मैं अगर किसी के साथ खड़ा हूँ तो मैं दिल से खड़ा हूँ, क्योंकि जो हमारे। अच्छा, इन विवादों में कितनी सच्चाई, ये बताइए। सच्चाई तो वो लोग बताएं ना, जो ये विवाद खड़े कर रहे हैं। अगर इन विवादों में कोई सच्चाई थी, आप एक बात बताइए, जब अगर इन विवादों में कोई सच्चाई हो तो जाकर पुलिस कंप्लेंट करे ना। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लोग आपको गलत बोलते हैं और आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो गुस्सा आता है या हंसी आती है? क्या लगता है कि मैं इनसे बदला लूँ या इनकी बात का जवाब दूँ? देखिए, बदला लेना हमें ना कभी सिखाया गया है, ना हमने कभी बदला लिया है, ना हम कभी उस तरफ अग्रसर हुए हैं। हाँ, हमारे गुरुओं ने भी यही सिखाया है। जो हमारे दसम पिता थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करता है, तुम्हारे ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करता है, तुम्हारे साथ कोई नाजायज़ करता है, क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश में ये चीज़ बोली थी कि गलत करना अगर अपराध है तो गलत सहना भी अपराध है। तो
ये चीज तो होती है कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हमें अपना बचाव करने के लिए, देखो लीगल रास्ते के अलावा मैं कोई और रास्ता सही नहीं समझता। नहीं तो पिछले 1-1.5 साल से जब से मैं ये चुनाव जीता हूँ तब से पहले दिन से ही मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करा जाता है, सोशल मीडिया पे बोला जाता है। पर आप इस चीज को देखिए कि हमने आज तक उस चीज के बारे में कभी कोई कमेंट नहीं करा। आज पहली बार आपने मेरे से इस चीज के बारे में सवाल करा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी रिसर्च की। फिर भी उसके बाद आपने, आपका मतलब कहना है कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। जी, क्योंकि जब हम सुबह पाठ करते हैं ना, तो हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। आत्मा की शुद्धि तभी होती है जब हम भगवान को, या तो मानो मत, अगर आप भगवान को मान रहे हो तो सब कुछ उस पर छोड़कर चलो। और मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इस चीज को देख चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि जिन्होंने किसी के साथ गलत करा है तो उनके साथ गलत होगा ही होगा। वो भगवान की परमात्मा का। आवाज नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं।